नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर। सच कहूँ तो हम सब लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के वाक़ये देखने में आते हैं और वो हमारे जीवन को एक अलग ही ढंग से प्रभावित कर जाते हैं, प्रेरित कर जाते हैं। प्रेरणा जैन की कहानी आज लेकर आई हूँ मैं, जिसका शीर्षक है राज। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या देखा है, और जब देखा तो क्या हुआ। प्रेरणा जैन अपनी बातों को बहुत ही कम शब्दों में उसकी पूरी की पूरी जो करुणा है, जो उसमें छिपा हुआ दुख है, उसको उजागर करती हैं। तो देखते हैं राज में क्या हुआ। नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। और राज में क्या हुआ, और सच में हमारा समाज, हमारा मन जितने बंधनों से बंधा रहता है। मेरी एक कविता है जिसमें मैं कहती हूँ, बहाने से जीवन जीती है औरत, और कईयों के पास तो बहाने तक नहीं होते। फिर जीवन क्या जिया, कैसे जिया। शीर्षक है राज, प्रेरणा जैन की कहानी। और आप सभी जानते हैं, आप उनके फोटो से परिचित हैं, आप उनके लेखन से परिचित हैं। तो चलिए सुने आज अपने ही दोस्त की एक कहानी। नीचे से फोन की घंटी बजने की आवाज आई तो रश्मि झल्लाई। सबको कहा हुआ है दोपहर के वक्त मोबाइल पर ही फोन किया करो, बार बार ऊपर नीचे नहीं चढ़ा उतरा जाता मुझसे। धूप अच्छी निकली थी। सुबह ही रश्मि ने मूंग की दाल भिगो दी थी। सुबह के काम से फारिग होकर दाल पीसकर छत पर चढ़ी थी। दाल से सने हाथ पल्लू में खोसे हुए तौलिए से रगड़कर पोंछा और रश्मि सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सुकुमार भैया का होगा। हम सब ने देखा था कैसे दरवाजे पर हाथ में ब्रीफकेस लिए आधे घंटे तक आपसे बतियाते रहे थे। दफ्तर जाने का तो उनका मूड ही नहीं था आज। रमा ने रश्मि को छेड़ते हुए कहा, बाकी मंगोड़ी मैं तोड़ दूंगी, आप तसल्ली से बात करके आना। इस बुढ़ापे में क्या रोमांस करेंगे। तुम्हारे भैया निकल ही रहे थे कि मुझे छींक आ गई। मैंने कहा पानी पीकर जाना, तो आधे घंटे तक मुझे अंधविश्वास पर भाषण देते रहे वे। सर्दियों में दोपहर का वक्त मोहल्ले की औरतों का रश्मि की छत पर धूप सेकने का होता है। मोहल्ले की सबसे बड़ी छत उन्हीं की है। पुरुषों के काम पर जाने के बाद और बच्चों के स्कूल से आने तक महफिल यहीं जमती है। मटर छिली जाती है, टीवी सीरियल्स की कहानियों पर चर्चा होती है, सुख की, दुख की, नाते और रिश्तेदारों की बातें भी यहीं होती हैं। रश्मि के जाने के कुछ देर बाद अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो वाले भजन की आवाज आई तो सबका ध्यान रश्मि के मोबाइल पर गया, जिसे वह छत पर ही छोड़ गई थी। रमा मोबाइल लेकर के नीचे पहुंची और तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा रश्मि ने खोला तो सामने सुकुमार खड़े थे। चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। रमा ने उन्हें देखकर पल्लू सर पर रख लिया और प्रणाम की मुद्रा में सर झुकाया। भाभी, आपका मोबाइल छत पर ही रह गया था। रमा ने रश्मि को मोबाइल पकड़ाते हुए कहा। अरे रमा, मुझे और तुम्हारे भैया को अभी गौरी के ससुराल जाना होगा। तुम लोग जाते वक्त छत का दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, और देखना रमा, बाकी सारे दरवाजे भी देख लेना बाहर का कहीं छूट ना गया हो। हम निकलते ही हैं अभी।
आप लोग परेशान लग रहे हैं। गौरी के घर सब कुशल मंगल तो है? रमा ने चिंता में पूछा। गौरी रश्मि की ननद है, सुकुमार की छोटी बहन। माँ बाप समय से पहले ही गुजर गए थे। सुकुमार और गौरी ने ही पाला था। सुकुमार और रश्मि ने ही गौरी को पाला था। उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। पता नहीं, गौरी के पति अनिल जी बीमार हैं। उनकी हालत गंभीर बता रहे हैं, रश्मि ने कहा। हे प्रभु, अनिल जी जल्दी ठीक हो जाए। मंगलवार को हनुमान जी का 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। रमा ने आंखें बंद करके हाथ जोड़े। अचानक इस बुरी खबर को सुनकर छत का माहौल चिंताजनक हो गया। बसंत पंचमी को 10 साल हो जाएंगे इस गौरी के ब्याह को। शादी के बाद एक दिन भी लड़की को खुश और मुस्कुराते नहीं देखा। पता नहीं कैसा भाग लिखा के लाई है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। अरे ठीक हो जाए बस गौरी के पति। पहाड़ से जिंदगी लड़की अकेले कैसे काटेगी? कोई औलाद भी तो नहीं दी भगवान ने। एक अन्य ने मंगोड़ी वाली चारपाई बरसाती की छजली के नीचे खिसकाते हुए कहा। सर्दियों में रात को ओस से सब पानी पानी हो जाता है। सुकुमार ने रश्मि से कुछ पैसे साथ रखने को कहा। अस्पताल में जरूरत पड़ सकती थी। घर से निकलते ही गौरी के देवर का फोन आ गया, पूछने के लिए कि पहुंचने में उन्हें अभी कितनी देर लगेगी। अरे मैं तो दफ्तर भी नहीं पहुंचा था, आपका फोन आते ही रास्ते से वापस लौट गया। रश्मि को घर से लेता हुआ निकला हूं। आधा घंटा और लगेगा। ट्रैफिक ज्यादा नहीं है सड़क पर, लेकिन टाइम तो फिर भी लग जाएगा। सुकुमार ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। क्या कह रहे थे अनिल जी अब? पता नहीं, मेरा मन घबरा रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। रश्मि ने हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। गौरी के घर का नजारा देखकर सुकुमार और रश्मि के पांव तले की जमीन खिसक गई। घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा था। गौरी चुपचाप एक तरफ बैठी थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे पत्थर बन गई हो। उसकी सास और ननद रो रही थी। यह सब कैसे हुआ? कब हुआ? सुकुमार भौचक्के से बड़बड़ाने लगे। आप मेरे साथ अंदर चलिए। गौरी का देवर धीरे से सुकुमार के कान में फुसफुसाया। गौरी के पति ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस केस न बन जाए, इसीलिए क्रियाकर्म जितनी जल्दी हो सके करना था। सुकुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। गौरी से नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। रश्मि ने गौरी को गले लगाया तो वो बोली, भाभी मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे मालूम है मेरी लाडो कुछ भी गलत नहीं कर सकती। रश्मि ने गौरी के सर पर प्यार से हाथ फेरा। तेरे भाई जी और मैं तेरे साथ हैं। अपने आप को अकेला मत समझना। भाभी मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, किसी को कुछ नहीं कहा। हमेशा दोनों परिवार की इज्जत का ध्यान रखा। किसी को कहा क्या? गौरी बड़बड़ा रही थी। बहन जी इसको रुलाने की कोशिश करो। सदमे के मारे गुम हो गई है। इसका चुप रहना ठीक नहीं है। पीछे बैठी किसी औरत की आवाज आई।
कुछ ही देर में गौरी के पति के निर्जीव शरीर को अंत्येष्टि के लिए तैयार करने वास्ते बैठक के बराबर वाले कमरे में ले जाया गया। गौरी की सास जोर जोर से "ओए मेरा बच्चा रे" आसपास बैठी औरतों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। कुछ की नजर लगातार गौरी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके तो जैसे आंसू ही सूख गए थे। अंतिम यात्रा के पहले गौरी के पति को नहलाना था और नए कपड़े भी तो पहनाने थे। यह अंतिम यात्रा भी गजब होती है। नहला धुला करके तैयार करते हैं दूसरे जगह जाने को। उस समय गौरी के देवर ने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। कमरे में अब सिर्फ सुकुमार और गौरी का देवर ही रह गए थे। गौरी के देवर ने जैसे ही लाश से वस्त्र उतारे, सुकुमार धम्म से जमीन पर बैठ गए और गौरी के देवर की तरफ देखने लगे। 10 साल तक बांझ होने का ताना सुनती रही। गौरी ने हमें भी नहीं बताया। गौरी के देवर ने धीरे से गिड़गिड़ाते हुए कहा, जाने वाला तो चला गया, अब इस राज पर पर्दा ही पड़े रहने दीजिए, परिवार की इज्जत बनी रहेगी। उसके बाद सुकुमार ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर लौटकर घर का दरवाजा खोलते हुए रश्मि से कहने लगे, अपने भाई भाभी पर भी विश्वास नहीं किया गौरी ने। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो शायद उन्हें बता देती। इतने साल 10 साल चुपचाप बर्दाश्त करती रही, एक शब्द ना बोली, ताने सुनती रही लड़की। माँ बाबा होते तो कुछ ना कुछ तो कहती। माँ बाबा भी विदा करते वही करते जो हमने आपने गौरी को कहा था। गौरी, अपने परिवार और पति की इज्जत अब तेरी इज्जत है, अब वही तेरा घर है। तो क्या करती लड़की बता? इज्जत और अपने घर को संभाले रही। शोक का समय पूरा होते ही गौरी को मैं अपने साथ लेता आऊंगा। अब और दुख ना सहेगी वो। मेरी लाडो ने बहुत दुख सह लिए। 10 साल पूरी जिंदगी है वो तो। अब तो आप गौरी को ही तय करने दो कि वो क्या चाहती है, कहाँ रहना चाहती है। सुकुमार को तौलिया पकड़ाते हुए रश्मि ने कहा। सुकुमार रश्मि की आंखों में देखने लगे। क्या बात करती हो? संस्कार क्या यूं मिटते हैं? 10 साल तक लड़की कुछ ना बोली। अब तो पहल हमें ही करनी होगी, हमें ही तो बताना होगा। उसके बाद लड़की कुछ तय कर तो अलग बात है, लेकिन अब तो ये हमारा ही ना काम है। रश्मि, कल से तुम वहां जाओ और उसका मन देखो। जाओ, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं हम लोग। हमारी लड़की है, हमारा फर्ज है, हमारा है ना फर्ज। जी,
आप ठीक कह रहे हैं, रोज ही जाएंगे, आप भी तो चलेंगे। बहन है हमारी। कैसी लगी आपको कहानी? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? प्रेरणा किसी शब्द को ज्यादा, किसी भाव को, किसी उसको ज्यादा शब्द नहीं कहती, कम ही शब्दों में बड़ी गहरी बातें कर जाती हैं, जीवन की, समाज की, मनुष्य के, उनके चरित्र की। सचमुच हम सबको सोचना है कि ऐसे में क्या करें। कैसी लगी कहानी ये बताइएगा। अगले सप्ताह एक अन्य कहानी के साथ।